चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग बाद में जुड़ते जाएँगे जैसे-जैसे हम उनकी क्वेरी लेते जाएँगे। तो पुनः फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे आपके कुछ क्वेश्चन्स दिए गए हैं जिसके अनुसार मैं आगे बढ़ूँगा। उसके पहले मैं सबको आप सबको अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम जतिन पाराशर है, मैं गुना मध्य प्रदेश से हूँ। सीएसई 2022 परीक्षा में मैंने 605वीं रैंक प्राप्त की, जिसके आधार पर मुझको भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईटी, इनकम टैक्स पर अलॉट हुई वर्तमान में मैं ईओएल पर हूँ और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था जिसमें मैंने ये परीक्षा क्लियर की। इसके अतिरिक्त मैंने एमपीपीएससी 2020 में भी 25वीं रैंक प्राप्त की है, जिसके आधार पर मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट प्राप्त हुई थी। ये चूँकि वन वे कम्युनिकेशन है, मैंने कभी वन वे कम्युनिकेशन किया नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा अजीब लगे हमको। अगर आप क्वेश्चन्स पूछते जाएँगे तो उसी आधार पर मैं आपके आंसर देता जाऊँगा। फिर भी कुछ क्वेश्चन्स दिए गए हैं मुझको यूपीएससी टाइम्स चैनल की ओर से, तो मैं उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ता हूँ। चूँकि यूपीएससी जो पेपर है, वह 3 चरणों का पेपर है, तो हम उन्हीं उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे और उसी के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करता जाऊँगा। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कॉलेज के फाइनल ईयर में। जहाँ मैंने तय कर लिया था कि मुझको अब यूपीएससी के लिए जाना है। हालाँकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ही मुझे लगने लगा था कि मैं इंजीनियरिंग सर्विस के लिए नहीं बना हूँ। तो मैंने इसके लिए कॉलेज के सेकंड ईयर से ही मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की कर दी थी। मेरा मीडियम हिंदी है और मेरा ऑप्शनल जो था यूपीएससी परीक्षा के लिए वो हिंदी लिटरेचर ही था, हिंदी साहित्य था। चूँकि इंग्लिश मीडियम को काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस अवेलेबल हो भी जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम में जो सबसे बड़ी कमी हम देखते हैं, हमें प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं होता। तो कोशिश करूँगा कि हमारा जो ये सेशन होगा वो मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ही रहे, जिससे उन्हें बहुत सही गाइडेंस प्राप्त हो सके, इसकी मैं कोशिश करूँगा। तो जर्नी स्टार्ट होती है कॉलेज के फाइनल ईयर से। यद्यपि मैं कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठा था बट मैंने तय कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है। तो मैंने कॉलेज के फाइनल ईयर से ही अपनी तैयारी स्टार्ट की। जो मेरी जर्नी रही यूपीएससी की वह यहाँ से रही है कि यूपीएससी को कुछ ना मानने से लेकर यूपीएससी को सब कुछ मानने तक। जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो मुझे लगता था कि यूपीएससी मेरे आगे कुछ नहीं है। इसी कारण जो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया वो मैंने बिना तैयारी के जो थोड़ी बहुत सिर्फ़ बुक्स पढ़ के और दे दिया। जिसके कारण मैं प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाया। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो एक अलग ही लेवल का एग्ज़ाम है, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जो मेरे वो पहला प्रीलिम्स फ़ेल होने का था, वो शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ होऊँगा। लेकिन उससे काफ़ी कुछ रियलिटी सामने आ गई और मुझे समझ में आ गया कि इस एग्ज़ाम को कैसे टैकल करना है। उसके बाद मैं दिल्ली गया प्रिपरेशन के लिए, मैंने कोचिंग भी की। उसके बाद फिर मेरे कभी कोई एग्ज़ाम रुका नहीं। मैंने 2020 यूपीएससी का प्री दिया, जिसमें मैं पास हुआ। मेंस में कुछ गलतियाँ की, तो मैं मेंस पास नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने 21 का अटेम्प्ट यूपीएससी का छोड़ा। मैंने एमपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया उस साल, उसमें पास हुआ। उसके बाद एमपीपीएससी का मेंस दिया मैंने, उसमें पास हुआ। फिर एमपीपीएससी का नेक्स्ट प्रीलिम्स दिया 21 का, उसमें पास हुआ। फिर यूपीएससी का मैंने मेंस दिया जाकर अक्टूबर 2022 पहले प्री दिया मई 2022 का, फिर उसके बाद मैंने उसका मेंस दिया और उसके बाद मैंने उसका इंटरव्यू दिया और जिसमें मैं पास कर गया और आज आपके सामने बैठा हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी। अब हम धीमे-धीमे स्टार्ट करते हैं कि मेरी क्या गलतियाँ रहीं, जिनके कारण मुझे 3 अटेम्प्ट लग गए। पहली बात तो आपको यूपीएससी को कभी हल्के में नहीं लेना है। ये ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर पहली बार देने वाला और लगातार 3 या 4 एग्ज़ाम देने वाला व्यक्ति भी सेम लेवल पर होता है। जब चाहे वो प्रीलिम्स दे रहा हो, चाहे वो मेंस दे रहा हो। तो हमेशा याद रखना यूपीएससी एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जहाँ सबके लिए लेवल प्लेइंग फ़ील्ड है। इसलिए आपको अगर आप मेहनत करोगे, तो आप इसमें सफल होगे। तो अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं जो हमें सबसे पहले तैयार रखना है। इसमें सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा मेहनत। मेहनत और आपका बार-बार प्रयास करना या एफ़र्ट्स डालना, कोशिश करते रहना। ये एक मेन चीज़ है जो आपको पूरे थ्रू आउट जर्नी आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप बिना मेहनत के या बिना प्रैक्टिस के स्पेसिफ़िकली अगर मैं रखूँ तो प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा, हमेशा करते रहना होगा। तो हम स्टेज बाय स्टेज बढ़ते हैं। सबसे पहले प्री को लेके आते हैं। प्री के हिंदी मीडियम चूँकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेशन जो रहे मोस्टली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहे। तो मैं कोशिश भी यही करूँगा कि हम बुक्स, रिसोर्सेज़ जो हिंदी मीडियम को अवेलेबल हो सकते हैं वही उन पे डिस्कस करूँ। इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। हिंदी मीडियम के लिए लिमिटेड है। तो मैं उन लिमिटेड रिसोर्स का कैसे हमको सही यूज़ करना है वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स को लेकर।
तो प्रीलिम्स में भी सबसे पहले आजकल जो सबसे प्रॉब्लम हिंदी मीडियम को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वो सीसैट को आ रही है। सीसैट को लेके आ रही है, तो सीसैट को कैसे टैकल करना है? चूँकि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था तो आप लोगों को लगेगा कि मैं मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले अटेम्प्ट से ही मैं हमेशा कॉम्प्रिहेंशन को अपनी ताकत मानता था और मैथमेटिक्स को सेकेंडरी रखता था। बट ये एक बात थी, मैं दोनों को लगभग-लगभग इक्वल वेटेज देता था। ये नहीं करता था कि सिर्फ़ कॉम्प्रिहेंशन पर ही पूरा मैं उस पर निर्भर हो जाऊँ या मैथ पर पूरा निर्भर हो जाऊँ। आजकल सीसैट में भी आपको यही करना पड़ेगा, खासकर 2023 के सीसैट के बाद जो आईआईटीएन्स भी थे, उनको भी ये प्रॉब्लम देखी कि उन्होंने मैथ के क्वेश्चन्स नहीं बन रहे थे। और यहाँ आकर जो मेरे जैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड का बच्चा, मेरी थ्रू आउट पढ़ाई 12th तक की हिंदी मीडियम से रही, जिसमें 11th-12th तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल से की, उसके पहले मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ाई की। तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हों या कहीं कुछ बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा हो। बट ये था कि अ, मेहनत करना है हमें, मेहनत से पीछे नहीं हटना है, जो आएगा उसको टैकल करेंगे। यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके कभी मैंने ये नहीं माना कि ये एग्ज़ाम मुझसे क्लियर नहीं होगा। हमेशा मन में था, हाँ, कुछ कमियाँ हैं, जिनको पूरा करूँगा, तो एग्ज़ाम भी क्लियर करूँगा। तो सेम सीसेट को लेकर है आपको, सीसेट में आपको दोनों चीज़ें टैकल करना है। तो कॉम्प्रिहेंशन मैं हमेशा से मैं मेरा जो स्ट्रैटेजी रही थी, वो ये रहती थी कि पहले 40 से 50 मिनट में मैं कॉम्प्रिहेंशन सारे करने की कोशिश करता था। 26 या 27 कॉम्प्रिहेंशन आते थे, जिसमें मेरी एक्यूरेसी 22 या 23 तक चली जाती थी, 22-23 सही होते थे। देन बाकी के 1 घंटे में 1 घंटे 10 मिनट में मैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन्स करता था, जिसमें भी मैं छाँटता था कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स अच्छे हैं, कौन-कौन से क्वेश्चन्स खराब है। जो क्वेश्चन्स ढाई मिनट या 2 ढाई मिनट के अंदर हो जाते थे, उनको मैं पहले अटेम्प्ट करता था और मेरा सीसेट कभी नहीं रुका, आराम से क्लियर हुआ। यहाँ तक कि 2023 जिसे सबसे टफेस्ट सीसेट कहा जाता है, उसमें भी मेरे 80 से 85 नंबर के बीच आ जाएँगे। मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा सीसेट क्लियर होगा। तो सी सेट को लेके हमेशा क्लियर रहना है कि आपको किसी भी एक सेक्शन पर पूरा डिपेंड नहीं होना है। आपको दोनों सेक्शन को साथ लेके चलना है। अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, मानते हो कि मैथमेटिक्स में अच्छे हो, तो कोशिश करो उसको लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करो, जिससे आप अपना बचा हुआ टाइम अ, कॉम्प्रिहेंशन्स पर भी दे सको। और कॉम्प्रिहेंशन्स के लिए अगर आप चाहो तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आप जब प्रैक्टिस करो तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स पर के क्वेश्चन्स पर ही प्रैक्टिस करो। आपके पास 2013 से लेके और 2022 तक के यूपीएससी के पेपर्स और उनके आंसर्स अवेलेबल हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर। कोशिश करो कि 2 या 3 साल के एक-एक कॉम्प्रिहेंशन पर आप प्रैक्टिस करो, फिर उसका आंसर चेक करो। देन आप यूपीएससी के आंसर से मिलाओ कि आपका आंसर सही है। अगर सही है तो आपने किस की पॉइंट पर फोकस करके उसका आंसर सेलेक्ट किया था। और अगर आपका आंसर गलत है तो यूपीएससी ने जो सही आंसर माँगा है, तो उस पैराग्राफ में या उस पैसेज में अ, यूपीएससी किस पॉइंट पे फोकस कर रही है। इससे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। सेकेंडली सेम आपको मैथमेटिक्स में करना है। मैथमेटिक्स के आप कुछ ऐसे टॉपिक ढूँढ लो जो रिपीट होते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। और उसके बाद आप यूपीएससी के जो लास्ट 5 ईयर के पेपर हैं, जो 2022, 21, 20, 19, 18 इनको आप लाइव प्रैक्टिस करो। मतलब पूरे 2 घंटे दो उनको और प्रैक्टिस करो और देखो आपका स्कोर क्या जाता है। उसके बाद आप मार्केट में अवेलेबल है, उन पे आप प्रैक्टिस करो, आपका सीसैट 100% अब आते हैं हम जीएस। तो जीएस को लेके प्रॉब्लम्स आती कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है हमारा, कट ऑफ कम ले रह जा रहा है। तो पहला प्रीलिम्स छोड़ दें, उसके बाद के जो तीनों प्रीलिम्स रहे हैं, 2020 का, 2022 का और इस साल 2023 का। तो ये तीनों प्रीलिम्स में मेरे कट ऑफ से 20 नंबर प्लस रहे हैं। कभी उसके मतलब ये टेंशन में नहीं रहा मैं कि कट ऑफ पता नहीं मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं क्लियर कर पाऊँगा, 20 प्लस रहे हैं। तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी रही थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ और हमेशा याद रखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कभी किसी टॉपर की स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके उससे रिसोर्सेज़ थोड़े से अलग हों, हो सकता है आपका चीज़ों को समझने का तरीका अलग हो, करने का तरीका अलग हो या फिर आपका कुछ जो आपका सराउंडिंग्स है वो थोड़ी अलग हो, बट आप उसमें से जो आपके काम की चीज़ है उसको लेते जाओ और अपने पे इम्प्लीमेंट करते जाओ। इम्प्लीमेंट करके देखो अगर वो आपके ऊपर ठीक बैठती है तो उस स्ट्रैटेजी को अपनाओ और अगर नहीं बैठती है तो किसी दूसरी स्ट्रैटेजी को ट्राई करो। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी ट्राई करता हूँ। मेरा फ़ोकस जो रहता है जीएस प्रीलिम्स में वो 4 कोर सब्जेक्ट पर रहता है पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी। मुझको ये पता है अगर मैं इन 4 कोर सब्जेक्ट पर कमांड कर लेता हूँ तो मेरा प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। तो मैंने इन 4 कोर सब्जेक्ट पर कमांड की। मैंने जो पॉलिटी थी उसको लक्ष्मीकांत से कंप्लीट किया। मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री थी वो मैंने स्पेक्ट्रम से कंप्लीट की। जो ज्योग्राफी थी उसको एनसीईआरटी 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी से कंप्लीट किया
और इसके अलावा जो इकोनॉमी थी, वो आप लोग मृणाल सर से कर सकते हो। बाकी जो मैंने कोचिंग की थी, वहाँ पर मुझे इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से कराई गई थी, तो मैंने वहाँ से कंप्लीट की थी। बट मृणाल सर का काफ़ी टॉपर्स बोलते हैं और मैंने भी उनके लेक्चर देखे हैं, वो काफ़ी हद तक सफिशिएंट होते हैं। तो जब आप इन 4 कोर सब्जेक्ट पर कमांड कर लेंगे, तो आपका कभी प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। अब सेकंड बात आती है कि इन 4 सब्जेक्ट को पढ़ें कैसे? तो और लोग बोलते हैं हमारे रिसोर्स कहीं ज़्यादा हैं, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन्स नहीं आ रहे हैं, छूट जा रहे हैं या स्पेक्ट्रम के क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कोई एक रिसोर्स से अगर 90% या 85% क्वेश्चन्स भी आ रहे हैं, तो उस रिसोर्स पर स्टिक रहो, बाकी 15% के लिए नया रिसोर्स मत ढूँढो। 20 के बाद से मैंने आज तक कभी लक्ष्मीकांत के अलावा पॉलिटी के लिए कोई रिसोर्स नहीं पढ़ा, स्पेसिफिकली प्री के लिए। मॉडर्न के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए या आधुनिक भारत के लिए मैंने अ, स्पेक्ट्रम के अलावा कभी कोई सोर्स नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी के लिए 11th क्लास की दोनों एनसीईआरटी के अलावा कभी कुछ नहीं किया। सेम इकोनॉमी के लिए जो मेरे क्लास नोट्स थे, उसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं किया। तो कोशिश करो आपके नोट्स इतने अच्छे हो जाएँ और जितने बेहतर हो जाएँ कि आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े। मतलब मैंने 2020 के बाद 22 का अटेम्प्ट दिया, 23 का अटेम्प्ट दिया। मैंने जो मेरे नोट्स 2020 के लिए तैयार किए थे, मैंने सिर्फ़ वही करे, उसके अलावा मैंने उनमें कुछ ऐड नहीं किया है। मैं बुक में ही ऐड कर लेता हूँ अगर ज़रूरत पड़ती है, बाकी नहीं पड़े, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझको। तो अब आपको इसके अलावा क्या ध्यान रखना है? इसके अलावा ध्यान रखना है आपका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड हो गया है। अब इस रिसोर्स लिमिटेड को आपको अपने आप को टेस्ट करना है। जहाँ आती है मैं पहली बात बोली थी प्रैक्टिस। तो टेस्ट सीरीज़ आपको देना पड़ेगा। हर रिसोर्स को पढ़ने के बाद आपको टेस्ट सीरीज़ देके अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। कोशिश करिए जब पॉलिटी की बुक पढ़ दो तो पॉलिटी के टेस्ट दो, हिस्ट्री के पढ़ो तो हिस्ट्री के टेस्ट दो, जब ज्योग्राफी करो तो ज्योग्राफी के टेस्ट दो, इकोनॉमी करो तो इकोनॉमी के टेस्ट दो। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत कंपल्सरी है। ये हर टॉपर की स्ट्रैटेजी है, कई टॉपर से मैंने बात की है और सामने से मुझे खुद पता है कि यही मेरी स्ट्रैटेजी थी और लगभग यही सब लोग अपनाते हैं कि आपको टेस्ट सीरीज़ देना पड़ेगा। कम से कम 30 से 40 टेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपको छोड़ना कुछ नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे? इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब टेस्ट देने बैठो तो कोशिश करो कि वह टेस्ट कम से कम 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे 40 मिनट के बीच कंप्लीट हो। ये कोशिश नहीं करना कि उसको 2 घंटे में कंप्लीट करो। तो पेपर में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब आप टेस्ट दे रहे होते हो, तो आप 1 क्वेश्चन्स के लिए अगर 10 सेकंड भी एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो 100 क्वेश्चन्स के लिए आप 1000 सेकंड एक्स्ट्रा देते हो। तो कुल मिला के वो 15 से 20 मिनट बन जाते हैं जो आपको पेपर में एक्स्ट्रा चाहिए होती है। तो उस कारण क्या होता है कि जो टॉपर्स जो लोग होते हैं, एस्पिरेंट होते हैं, उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो हमको कोशिश करना है कि हम वो 15 मिनट घर पर ही बचा के रखें। हमें शुरुआत से ही आदत हो वो 15 मिनट लेकर चलने की। तो कोशिश करना है घर पर जब आप टेस्ट दो या टेस्ट सेंटर पर टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो तो 1 घंटे 30 मिनट से 1 घंटे 40 मिनट के बीच ही आपको क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। सेकंड बात क्या होती है क्वेश्चन पेपर को एनालाइज़ करने की। मैंने कई लोगों से प्रॉब्लम सुनी है कि पूरा 1 दिन चला जाता है उनको क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करने में। तो आप उसको एनालाइज़ करने के तरीके को बेहतर बनाओ। उसके लिए आप क्या कर सकते हो जब आपके आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तो 3 टाइप के आंसर्स रॉन्ग होते हैं आपके किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जब आपने प्रैक्टिस की। पहला वो रॉन्ग होता है जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता था। दूसरा वो रॉन्ग होता है जो आपका आता था लेकिन आपको याद नहीं आया। तीसरा ऐसा रॉन्ग होता है जो आपने अपनी गलती से रॉन्ग किया, आपको आता भी था और आप पहचान भी गए थे बट हड़बड़ी में या किसी भी कारण फ़ोकस गया, वो रॉन्ग होता है। तो जब एनालाइज़ की बात करने की आती, जो हड़बड़ी में रॉन्ग हुआ, तो उसको एनालाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है। आपको पता था उसका आंसर, आपसे गलती हुई। सेकंड ऐसा आंसर जो आप रिकॉल नहीं कर पाए, आपकी रिवीज़न की कमी थी। तो उस चैप्टर पे जाके मार्क कर लो कि मुझे इस चैप्टर का फिर से रिवीज़न करना है, उसको ना कोई नोट करने की ज़रूरत है, ना कुछ उसको बार-बार पढ़ने की ज़रूरत है। तीसरा जो टाइप का क्वेश्चन्स है, जो आपको पता ही नहीं था, उसमें ये देखो कि वो आंसर्स आपको कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइंस टेक के क्वेश्चन्स की, तो 22 में या 2022 या 23 में एक आया था क्यूबिट। तो क्यूबिट किससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब क्यूबिट किससे रिलेटेड टर्म है। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड टर्म है। अब अगर ये कभी किसी टेस्ट सीरीज़ में आता, तो वो उसको पूरा क्वांटम कंप्यूटिंग समझा देते। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। सिर्फ़ आप उस कीवर्ड किससे रिलेटेड है उतना ध्यान रखिए और उसको नोट कर लीजिए। तो ऐसे करके एनालाइज़ करोगे तो आपका लगभग 3 या 4 घंटे में वो क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ हो जाएगा, जिससे आपकी एक्यूरेसी या वो जो आप चाहते हो कि और भी टाइम दे सको, वो मेंटेन रहेगा। थर्ड आता है प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कितने अटेम्प्ट करना। जब आप अपनी बार-बार प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना है पेपर में, आपकी एक्यूरेसी कैसी है। जैसे अगर मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ तो मेरी एक्यूरेसी बहुत खराब है।
मेरे लगभग 30 से 35 के बीच क्वेश्चन्स गलत होते हैं। चाहे मैं 7 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करूँ, चाहे मैं 70 करूँ, चाहे 80 करूँ, चाहे 90 करूँ। तो जब मुझे 30 से 35 गलत होते हैं, तो मैं जब बार-बार प्रैक्टिस करता था, तो मुझे समझ में आया कि अब मुझे 90 से ऊपर ही अटेम्प्ट करना होगा। अगर मैं उससे नीचे अटेम्प्ट करूँगा, तो कहीं न कहीं मेरे जो क्वेश्चन्स हों जो 100 का कट ऑफ मैं मान के चलता था जनरल का, तो वो पार नहीं होगा, किसी भी कीमत पर पार नहीं होगा, तो मुझे 90 प्लस क्वेश्चन्स ही अटेम्प्ट करना होगा हमेशा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने हर बार यूज़ करी। 20 में मैंने 93 अटेम्प्ट करे थे, 22 में 94 अटेम्प्ट करे और इस साल 97 अटेम्प्ट करे। अब आप देखो इस साल 97 अटेम्प्ट करने का रीज़न क्या है? अगर मेरी एक्यूरेसी कमज़ोर है, 30 से 35 गलत होते हैं, तो अगर इस साल का पेपर टफ है, तो मैंने मान के चला कि मेरे 40 क्वेश्चन गलत होंगे। तो अब अगर मुझे 40 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट करना है, तो मुझे अपने जो 40 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, तो मुझे अटेम्प्ट अपने 5 के प्लस ले जाना पड़ेगा। तो मैंने इस साल 97 अटेम्प्ट करे। तो अगर अगर 40 क्वेश्चन्स भी गलत होते हैं, तो मेरा जनरल का कट ऑफ आराम से पार होगा। जो लास्ट ईयर 86 था मतलब उससे कम ही जाने के चांस थे। 88 या 86 था, तो उससे कम ही जाएगा। तो मतलब जनरल का कट ऑफ मेरा पार हो जाएगा। तो इस कारण मैंने 97 अटेम्प्ट करे और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो ये हमेशा याद रखना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कितने अटेम्प्ट करना है, ये ढूँढना पड़ेगा। थर्ड लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सर करंट अफ़ेयर्स का क्या करें? करंट अफ़ेयर्स को कैसे समझें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है करंट अफ़ेयर्स को कितना टाइम दें। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि अपन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं न्यूज़पेपर तो अपने लिए कोई बना ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम का द हिंदू है बट हम अगर उसको पढ़ने बैठते हैं तो हमको इतना टाइम चला जाता है कि हमारे सब्जेक्ट्स रह जाते हैं, ना हम उसके नोट्स बना सकते। तो सबसे अच्छा है कि आप करंट अफ़ेयर्स की मैगज़ीन पढ़ो और कंपाइलेशन पढ़ो। और उसके एक और क्या फ़ायदा है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर कहीं न कहीं किसी एक व्यक्ति के व्यूज़ पर आधारित होते हैं, कि एक व्यक्ति ने न्यूज़ लिखी और उसने उस न्यूज़ को अपने व्यूज़ के हिसाब से प्रेज़ेंट कर दिया। बट जब आप मैगज़ीन पढ़ोगे तो मैगज़ीन एक कंपाइलेशन है जो अलग-अलग लोगों ने मिलके कंपाइल किया है। तो उसमें कहीं न कहीं जो व्यूज़ अगर एक तरफ झुके हुए हैं, तो उसको मॉडरेट करके आपके सामने प्रेज़ेंट किया गया है। प्लस आपको एक न्यूज़पेपर का नहीं है, वो कम से कम 4 या 5 न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन आपके सामने अवेलेबल है। तो कोशिश करो मैगज़ीन से करो, मंथली मैगज़ीन करो और साथ में जो लास्ट की जो पूरे ईयर की कंपाइलेशन आता है 365 टाइम्स है। मैं पर्सनली विज़न का मटेरियल फ़ॉलो करता हूँ। विज़न 365 करके मैगज़ीन आती हैं, तो उन्हीं को फ़ॉलो करता हूँ और उन्हीं से मेरा हर बार क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम के पहले कम से कम उनका जो 365 है उसका 4 से 5 बार रिवीज़न करके तो जाओ। मिनिमम 4 बार तो करके ही जाना। और एक चीज़ और याद रखना करंट अफ़ेयर्स को याद करने की कोशिश नहीं करना है, ख़ासकर प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स में आपके सामने आंसर अवेलेबल है। आपको बस उस आंसर को पहचानना है कि वो आंसर कौन-सा है इस क्वेश्चन का आंसर कौन-सा है। आपको वहाँ मेंस का तरह आंसर लिखना नहीं है, सिर्फ़ पहचानना है। तो अगर आप जो करंट अफ़ेयर्स की मैगज़ीन होंगी उन्हें याद करने की जगह सिर्फ़ 4 बार पढ़ोगे, तो कोशिश करके आप पहचान लोगे कि हाँ, ये आंसर्स है। वही प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस हर लेवल पे काम आएगी आपकी, चाहे प्री हो, चाहे करंट अफ़ेयर्स हो, चाहे जीएस के क्वेश्चन्स हो। अब एक और लास्ट चीज़ इसके बाद हम प्रीलिम्स से आगे बढ़ेंगे, वह है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स को देखना और उनको एनालाइज़ करना। तो प्री के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स की थीम, वो किस थीम से आ रहा है। यूपीएससी बार-बार थीम रिपीट करती है, हमेशा से रिपीट करती आई है। आप देखोगे कि 2019 से लेके और 22 या 23 तक जो एमपी की हिस्ट्री या हम बोल सकते हैं जो पूर्व मध्यकाल की हिस्ट्री है उसको उससे 1-2 क्वेश्चन्स हमेशा रिपीट होते थे। तो मैंने चूँकि एमपीपीएससी की तैयारी की थी तो यहाँ मुझे फ़ायदा मिलता था और मैं पहचान जाता था कि ये चंदेल का मतलब क्वेश्चन्स अलग ही समझ में आता था, ये चंदेल का है, ये परमार वंश से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन्स लगातार रिपीट होते हैं, तो मतलब थीम रिपीट होती है। दिल्ली सल्तनत से लगातार क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। महात्मा गांधी जी के जो तीनों आंदोलन हैं उससे क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। 1940 के बाद की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन्स रिपीट होते हैं। तो ये आपको एनालाइज़ करना होगा थीम के आधार पर कि यूपीएससी को कौन-सी थीम ज़्यादा पसंद है। उन थीम्स को बार-बार एक एक्स्ट्रा एफर्ट दो, एक ज़्यादा मौका दो, उसको एक बार और रिवीज़न करो। जैसे अगर हम पॉलिटी की बात करें तो जो लक्ष्मीकांत का पहला ही चैप्टर है जिसमें एक्ट दिए गए हैं रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह, तो उसमें से आप देखोगे हर साल एक क्वेश्चन्स आता है और वो लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम मिला के अगर आप दोनों को कर लो तो आराम से वो कवर हो जाता है आपका। तो कोशिश करो उनको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देके जाओ, उनको एक ज़्यादा रिवीज़न देके जाओ। तो सेम ऐसा ही है। सेम ज्योग्राफी में अगर आप देखोगे जो इंडियन ज्योग्राफी बुक है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है उसमें से उस बुक में से सीधे-सीधे क्वेश्चन्स आते हैं। मतलब पैराग्राफ का पैराग्राफ उठा के तक पूछ लेते हैं वो डायरेक्ट पूछे क्वेश्चन्स पूछ लेते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जो बरखान वाला क्वेश्चन्स आया था एक बार कभी जैसलमेर में जो रेत के टिब्बे पाए जाते हैं, वो क्वेश्चन्स एनसीईआरटी से था।
इसके अलावा जो आपका ये जो अरुणाचल प्रदेश की जो पहाड़ियाँ अबोर, मिशमी, नागा जो लाइन से ज़माने आई थी, वो एनसीईआरटी से था। पूर्वी भारत की जो नदियाँ उत्तर से दक्षिण ज़माने आती हैं, वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। एक बार चाय की खेती के लिए दशा पूछी थी उनने, वो एनसीईआरटी में था। केसर की खेती किस भूमि पर हो जाती है, वो एनसीईआरटी में था। ये ऐसे क्वेश्चन्स हैं जो एनसीईआरटी में सीधे-सीधे दिए हुए हैं। तो आपको कोशिश करना होगा कि एनसीईआरटी को आप ना छोड़ो। ये प्रीलिम्स का था। इसके बाद हम मेंस पे बढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स का सिंपल फंडा है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। जो फुल लेंथ के टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ ऑल सब्जेक्ट मतलब यूपीएससी के लेवल पर, वो आपको कम से कम 20 से 30 लेके जाना लगा के जाना है। और अगर देखो हिंदी मीडियम से हैं, तो हमें टेस्ट सीरीज़ भी उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो आप चाहे इसको कोचिंग का प्रचार भी मान सकते हैं या कुछ भी मान सकते हो, बट जो विज़न आईएएस कोचिंग है उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब हिंदी मीडियम के लिए मुझे नहीं लगता उससे अभी तक अच्छी कोई टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो पाई है। मैंने कोशिश भी की और कोचिंगों की लगाने की, तो विज़न के तो कंप्लीट टेस्ट लगा ही लेना, विज़न की टेस्ट सीरीज़ लगा लेना। सेकंड उसके अलावा इंग्लिश मीडियम के भी कम से कम 5 या 6 टेस्ट लगा के जाना। मतलब इंग्लिश के लिए भी आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि आप इंग्लिश से पूरा कट जाओ, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चन्स गलत आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। आपको इंग्लिश में एक बार उनको लास्ट बार मतलब किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो इंग्लिश में उतनी ही स्पीड और एफिशिएंसी से पढ़ना होगा, जितना आप हिंदी को पढ़ते हो। तो कोशिश करो कि इंग्लिश के 5-6 टेस्ट लगा के और उसमें भी एक कंफर्टेबल होके जाओ कि अगर कोई क्वेश्चन्स गलत हो रहा है, तो मैं उसको तुरंत इंग्लिश में पढ़ूँ और उसको सही कर दूँ। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ 20 में एक क्वेश्चन्स आया था हिंदी में शायद उसको उन्होंने लिख दिया था सविनय अवज्ञा और इंग्लिश में था नहीं, हिंदी में लिख दिया था असहयोग और इंग्लिश में था सिविल डिसोबीडिएंट। तो जब मैं उसके आंसर करने जा रहा था, तो उसके आंसर मेरा सही ना बैठे, मैं स्टेटमेंट रॉन्ग करूँ, तो उसका कोई आंसर ही नहीं था, जो स्टेटमेंट वाले ऑप्शंस आते थे। बट जैसे ही मैं इंग्लिश में पढ़ा कि ये तो सिविल डिसोबीडिएंट है, उस क्वेश्चन को मैं सही करके आया। और जहाँ तक है मैंने कई लोगों से पूछा था हिंदी मीडियम के जो जिनका क्वालीफाई नहीं भी हुआ, कि वो उसको क्वेश्चन्स को गलत करके आए थे। तो आपको इतना कंफर्टेबल होना पड़ेगा इंग्लिश में, कि आप कम से कम क्वेश्चन को पहचान सको कि हाँ, ये है। तो अगर प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई अभी आपका डाउट है तो जल्दी से ये टाइप करके बता दें, नहीं तो हम मेंस पे आगे बढ़ते हैं। मैं 2-1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। सिर्फ़ प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई डाउट है क्योंकि प्रीलिम्स नज़दीक है और मैं चाहता हूँ कि सेशन का ज़्यादातर टाइम हम प्रीलिम्स पर ही दें। प्रीलिम्स से रिलेटेड किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ सकता है। मुझे नहीं लगता अभी कोई जुड़ा हुआ है, तो हम मेंस पे चलते हैं। मेंस में आप सभी को पता है कि 4 जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे होता है, प्लस ऑप्शनल होता है और साथ में आपके जो हिंदी और इंग्लिश के जो लैंग्वेज पेपर होते हैं। तो लैंग्वेज पेपर को मैं बताना चाहूँगा कि कई बच्चे उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लेना चाहिए। कोशिश करिए कि जो लैंग्वेज पेपर हैं, वो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर है, उसकी साइट से आप डाउनलोड करें और लगा के देखें। अगर आप उसमें बहुत कंफर्टेबल हैं, तो आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने लगा के देखा था, मुझे आज तक कभी उसके लिए ज़रूरत नहीं पड़ा। एक बार ट्राई किया था, मुझे बहुत ईज़ी लगा, तो मैं सीधे जाके पेपर में अटेम्प्ट करता हूँ। वैसे भी उसमें एक हिंदी वाले में भी ऐसे लिखने आता है और इंग्लिश में भी एक ऐसे लिखने आता है, अगर आप वो दोनों सॉल्व कर दोगे, तो जनरली आपका वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि आपकी स्थिति कमज़ोर है इंग्लिश में या हिंदी में भी, तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके वो भी क्लियर हो जाएगा। उसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं हम जीएस 1, 2, 3, 4 पर। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ना जब हिंदी मीडियम के बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान होता है जनरली कोचिंग करते हैं और कोचिंग के बाद हमें लगता है कि कोचिंग ने सब कुछ हमारा क्लियर करा दिया है। बट एक बात हमेशा याद रखना, मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर आप कोचिंग करते हैं, नहीं करते हैं, जो भी है, अगर कोचिंग करते हो, तो इतना मान के चलना कि उससे आपका प्रीलिम्स ही क्लियर हो सकता है। मेंस किसी भी कोचिंग से, कितनी अच्छी कोचिंग से आप कर लो, कभी आप मेंस क्लियर नहीं कर पाओगे सिर्फ़ कोचिंग के दम पर। आपको खुद की स्ट्रैटेजी बनाना होगा, खुद के नोट्स बनाना होगा और टेस्ट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आपका मेंस क्लियर हो सकता है। ये गलती मैंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में की थी जब मेरा मेंस क्लियर नहीं था। मैं कोचिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था कि मुझे लगता था कि
इससे मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट जब मैं पेपर लिखने बैठा, जब मैंने क्वेश्चन्स पेपर देखे, तब मुझे समझ में आया कि मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ। तो कोशिश करना। वैसे भी कोचिंग जब आप जॉइन करते हो तो उसका नाम फाउंडेशन बैच होता है। तो मान के चलो वो फाउंडेशन ही क्लियर कर पाएगी आपकी, आपका प्री ही क्लियर करा पाएगी। मेंस के लिए आपको खुद मेहनत करना होगा। तो मैं कोचिंग का कोई समर्थक नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि प्रीलिम्स अगर आप अपनी मेहनत से क्लियर कर सकते हो, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं कोचिंग की, क्योंकि मेंस खुद के दम पे ही क्लियर करना होगा। तो मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हम प्रीलिम्स कर लेते हैं, तो हमारे पास मेंस के लिए कोई रिसोर्स नहीं होता है। हमारे पास टॉपर्स नोट्स बहुत ही मुश्किल है, कोई टॉपर्स अवेलेबल कराता हो, तो हमें टॉपर्स नोट्स भी नहीं होते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है कि हम कौन से रिसोर्स यूज़ करें। लक्ष्मीकांत यहाँ फेल हो जाती है, इकोनॉमी के नोट्स यहाँ फेल हो जाते हैं, एनसीईआरटी यहाँ फेल हो जाती है और ले दे के स्पेक्ट्रम बचती है, तो उसका भी लगभग मान के चलिए 70% यूज़ होता है, 30% वो भी फेल हो जाती है। तो अब और एथिक्स के लिए तो कोई हिंदी मीडियम के लिए कोई बुक बनी नहीं है, ये मान के चलिए। तो अब बिल्कुल एक ब्लैंक ब्लैंक हो जाते हैं कि अब करें क्या? सेम 2020 के प्रीलिम्स पास होने के बाद मेरे सामने आई प्रॉब्लम कि मुझे नहीं आया समझ में कि मैं करूँ क्या? बिल्कुल ही ब्लैंक हो गया। तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया भगवान के भरोसे और गया एग्ज़ाम देने और पास तो होना ही नहीं था, वो पता ही थी। लेकिन बस जो था वो लिख के आ गया। लेकिन उससे एक चीज़ समझ में आ गई कि अगली बार जब अटेम्प्ट देना हो तो मुझे मेंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेरे हाथ में मेंस के नोट्स होना चाहिए। तो अब आती है मेंस के नोट्स बनाएँ कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत बढ़िया-सी कोई भी टेस्ट सीरीज़ लीजिए, मार्केट से लीजिए। हिंदी मीडियम के लिए अभी 2 अवेलेबल है, एक फोरम और एक विज़न। इन दोनों के जो लास्ट ईयर के 2 साल के जो भी पूरी टेस्ट सीरीज़ उठा के लाइए मार्केट से, जो उनके आंसर्स हैं। क्वेश्चन मत लेके आना, आंसर्स लेके आना, जो आंसर एनालिसिस होता है और उससे उससे नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एक क्वेश्चन्स का 1 पेज के दोनों साइड नोट्स बनाओ। अब क्या करोगे, एक क्वेश्चन्स होता है जनरली, एक क्वेश्चन्स में कहीं न कहीं एक टॉपिक पूछा जाता है और उसकी थीम पूछी जाती है। तो कोशिश करो उस क्वेश्चन में ढूँढो कि क्या क्या उस क्वेश्चन्स की डिमांड थी। उस डिमांड को अपने उसकी हेडिंग बनाओ और उसका जैसा आंसर है उसको अगर पॉइंट वाइज़ कोशिश करो पॉइंट वाइज़ उसको आंसर करके लिखो। जब आप ये करोगे तो लगभग 2 साल की टेस्ट सीरीज़ से आपके पास हर सब्जेक्ट के बहुत अच्छे नोट्स तैयार हो जाएँगे, जिसमें करंट अफेयर्स ऐड होगा, जिसमें जो आपका रिपोर्ट्स होती हैं वो ऐड होंगी, डेटा ऐड होगा, वो सब ऐड करते जाओ और आपके बहुत बढ़िया नोट्स बनते जाएँगे। आपको कहीं किसी बुक पे डिपेंड नहीं होना है, कहीं किसी कोचिंग मटेरियल पर डिपेंड नहीं होना है। लेकिन हाँ, ये कोचिंग मटेरियल ये है, टेस्ट सीरीज़ के जो आंसर्स हैं वो कोचिंग मटेरियल, लेकिन इसके अलावा कहीं से आपको नहीं कोई गूगल सर्च करना है, नहीं कुछ करना है। अगर आप 2 साल के नोट्स बनाओगे, जैसे मैं आपको बताऊँ मैंने विज़न की उससे बनाए थे टेस्ट सीरीज़ से। तो विज़न में 4 पॉलिटी के टेस्ट होते हैं और इसके अलावा जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो। तो 4 से आपके 20-20-20 करके 80 टॉपिक कवर हुए। फुल लेंथ में से 8-8 करके 16 कवर हुए। मतलब 1 साल की टेस्ट सीरीज़ से मैंने पॉलिटी के 96 टॉपिक कवर किए। सेम मैंने दूसरे सब्जेक्ट में भी किया। सेम 2 साल के किए तो मेरे 96 प्लस 96 लगभग कितने हुए? 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12 एक 192 के लगभग टॉपिक पॉलिटी के कवर हुए। ऐसे करके मैंने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। ये नोट्स के दम पर ही मैंने 2022 का अटेम्प्ट क्लियर किया। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपको करंट अफ़ेयर्स नहीं मिलता है। करंट अफ़ेयर्स आपकी जो 365 का कंपाइलेशन आता है, मेंस 365 उससे आप ऐड कर सकते हो। तो आपका ये विन-विन सिचुएशन होती है कि आपको नोट्स बनते भी जा रहा है और साथ में याद भी होता जा रहा है। प्लस आपको क्या करना है यहाँ भी आके, जो मेन अपना शुरुआत में बात हुई थी प्रैक्टिस। आप कितना ही कुछ को नोट्स बना लो, कितने ही आप याद कर लो, रट्टा मार लो, अगर आपने 3 घंटे में 20 क्वेश्चन्स लिखने की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप वहाँ जाके जो भी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे पाओगे, आप मार्क्स गेन नहीं कर पाओगे, किसी कीमत पे नहीं कर पाओगे। तो याद रखना मेंस में हमेशा प्रैक्टिस पे जोर देना। भले आपका वो सब्जेक्ट तैयार हो, चाहे ना हो, जाके आपको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करना है और दे के आना है। यहाँ आके जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वो पैसे बचाने का नहीं सोचना। सबसे अच्छी टे अभी फोरम की काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज़ हो गई है। विज़न की भी बहुत अच्छी है, मैं विज़न की देता था। तो जाके जॉइन करो, मत सोचो कितने पैसे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और लिखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब वो चेक होके आ रही है उसका क्या हमको वो मिल रहा है, फीडबैक क्या मिल रहा है, उस फीडबैक पे काम करना है हमें। तो कोशिश करो यहाँ आके आपको आंसर्स लिखना होगा और कम से कम मान के चलो आपको 15 से 20 फुल लेंथ यानी 3 घंटे के 20 क्वेश्चन्स के टेस्ट देना होगा।
किसी भी कीमत पर देना होगा, रुकना नहीं। ये सब बिल्कुल मत सोचना कि आपका सब्जेक्ट तैयार नहीं है, सब्जेक्ट तैयार होगा, रिवीज़न हो जाएगा तब दूँगा। तो ये नहीं सोचना, कम से कम 15 से 20 टेस्ट ज़रूर दे के आना। ये गलती करोगे, अगर नहीं दोगे, तो पेपर में जाके 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के आओगे और तब आपको बिलीव होगा कि मैंने क्यों नहीं दिए। ठीक है? तो यही जो सेम प्रोसेस है, एक क्वेश्चन को एक सिंगल पेज के ए4 साइज़ के दोनों साइड लिखना है। ऐसे करके आपके टॉपिक तैयार होते जाएँगे। सेम पेपर 2 कंप्लीट करो पहले, फिर 3 करो, 4 करो, 1 करो। ऐसे करके जीएस के आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे, उनके नोट्स अवेलेबल होंगे। इसके सैंपल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं। मैं बाद में कमेंट में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक शेयर कर दूँगा, तो जॉइन करके तुम देख सकते हो। अभी मेरे पास है नहीं, मैं नहीं तो दिखा सकता था तुम्हें। मेंस के नोट्स मेरे पास अभी अवेलेबल है नहीं। ठीक? अब बात आती है हमारी ऐसे को लेकर। ऐसे को लेकर क्या किया जाए, ये समझ में नहीं आता है कई लोगों को क्या सर रिसोर्स कौन-सा अपनाएँ। तो ऐसे के लिए रिसोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप टॉपर्स के मतलब किसी भी कोचिंग की साइट पर या किसी भी बुक में देख सकते हो कि टॉपर्स कैसे लिखते थे और कोशिश करना उनको फॉलो मत करो। अपनी स्ट्रेंथ देखना कि अब तुम्हारी खुद की क्या स्ट्रेंथ है, तुम क्या मतलब क्या अच्छा कर सकते हो, वही तुम्हारे ऐसे को अच्छा बनाएँगे। और ऐसे के लिए जो भी तुम्हारा जो डेटा है या जो भी कंटेंट है, वो तुम्हारे जीएस के पेपर हैं। जीएस 1 टू 3 पेपर को अगर तुम कर लेते हो, तुम्हारे पास इतना कुछ अवेलेबल है कि तुम्हें उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ऑप्शनल को भी इसमें डाल दो। जैसे मेरा हिंदी लिटरेचर था तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होता था कविता या कुछ भी लिखने में। तो मैं यूज़ करता था। सेकंड अब मैं जो बोल रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी क्या है उसे पहचानो। जैसे मेरी क्वालिटी है जो माइथोलॉजी है उस पे मेरी थोड़ी-सी अच्छी पकड़ है। रामायण, महाभारत की कहानियाँ मुझे काफ़ी अच्छे से याद हैं, बचपन से देखी हुई हैं और साथ में इसके अलावा स्कूल एजुकेशन भी मैंने काफ़ी अच्छी की थी। तो मुझे लगता था कि मुझे कई कहानियाँ याद हैं, प्लस हिंदी लिटरेचर की कविताएँ थी। तो मैं जब भी कोई ऐसे लिखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ उसको किसी माइथोलॉजी की किसी पौराणिक कथा से जोड़ के स्टार्ट करूँ। जनरली सबसे भारत में सबसे अच्छा पौराणिक कथा या ऐसी कहानी जिसको सब जानते हैं, वो एक है बुद्ध की कहानी, एक महात्मा गांधी जी की कहानी है और राम जी की कहानी। तो मेरे जो ऐसे की शुरुआत होती है, वो हमेशा इन 3 कहानियों से जनरली मैं चा करता हूँ कोशिश 3 कहानी से होती है। जैसे इस बार जो ऐसे आया था, इस बार का हाँ, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। वो इसकी इंट्रो मैंने चालू की थी कि बुद्ध सॉरी श्री राम, अर्जुन और बुद्ध 3 व्यक्तित्व, 3 युग, तीनों अपने रास्ते से कहीं न कहीं सॉरी सभी भटकने हाँ, कहीं न कहीं अपने जीवन में इन्हें भटकना पड़ा लेकिन ये गुम नहीं हुए। जैसे राम को वन में भटकना पड़ा लेकिन फिर भी गुम नहीं हुए। अर्जुन का मन भटका लेकिन फिर भी गुम नहीं हुआ और बुद्ध ने तो अपने जीवन की उसके लिए ही भटकना स्वीकार किया, वन में भटकना या वन में विचरना स्वीकार किया। सेम आपको अपने ऐसे को एनरिच करना होगा। सेम लास्ट ईयर आया था अ, एक जहाज समुद्र के लिए बना होता है लेकिन एक जहाज जो सबसे सुरक्षित अपने बंदरगाह पे होता है, लेकिन वह उसके लिए बना ही नहीं होता। इसका मतलब था कि कोई व्यक्ति मतलब अपने घर में सेफ है, लेकिन सेफ बने रहकर वो लोगों का कल्याण नहीं कर सकता। तो कौन ऐसा था जो मतलब सेफ था, अपने सुरक्षित था घर में, लेकिन उसने कल्याण के लिए रास्ता आगे बढ़ने के चुना। तो सेम राम जी सबसे सुरक्षित अयोध्या में थे, लेकिन बनना तो रावण को मारना थी तो वन में तो जाना होगा, धरती को राक्षसों से मुक्त करना थी तो वनों में तो जाना ही होगा। सेम बुद्ध सबसे सुरक्षित अपने घर में थे, लेकिन जब निर्वाण प्राप्ति करना है या लोगों को ज्ञान देना है तो वन में जाना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो यहीं से आंसर गांधी जी सुरक्षित थे, चाहते तो आराम से बगावत कर सकते थे, किंतु कहीं न कहीं भारत को आज़ाद कराना है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो लड़ना तो पड़ेगा, भटकना तो पड़ेगा। मतलब युद्ध के मैदान में तो कूदना पड़ेगा। तो यहाँ से आपके अपने इंट्रो को चालू कीजिए। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोई कहानी या कविता से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर याद हो और मैं कोशिश करता हूँ, मैं बना लेता हूँ। जनरली मैं हल्की-फुल्की 2-4 लाइनें इधर-उधर करके, किसी गाने को याद करके अपनी कविता बना लेता हूँ। जैसे इस बार शिक्षा पर आया था अ, कुछ आधुनिक शिक्षा को लेके आया, शिक्षा नीति को लेके। तो मैंने वो शिक्षा वाला जो सेकंड ऐसे था, उसको एंड किया, जो हम सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो एक वंदना हमें कराई जाती थी रोज़। अ अ जो साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे।
हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब बलि मति दे। तो मैंने हे हंसवाहिनी को हटाया, सिर्फ़ ये जो 4 लाइन थी मैंने आखिर में जो कन्क्लूड किया अपने एसे को वो यही किया कि हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी होना चाहिए, साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का भर दे और स्वाभिमान भर दे। इससे कहीं न कहीं कनेक्ट भी होता है। अब ये हमारी नई शिक्षा नीति का अगर सार निकाल के जाओगे तो यही लाइन है। नई शिक्षा नीति जो बात करती है, उसका सार यही लाइन है। तो मैंने वही सार के रूप में उसको लिख दिया। तो आपने जीवन में जो कुछ सीखा है वो सब ऐसे में लिख सकते हो। ऐसे को कोशिश मत करना जीएस का बनाने की, उसको कोशिश करो एग्ज़ाम्पल के थ्रू लिखने की। प्लस ऐसे को अटेम्प्ट कैसे करना है, ऐसे के लिए आपके पास 3 घंटे अवेलेबल होते हैं, 2 ऐसे लिखना है, जिसमें इतने शब्द नहीं लिखना है कि आपको मतलब जीएस के पेपर लिखते हो टाइम कम पड़े। तो कोशिश करो कि ऐसे की पहले आप भूमिका बना लो। 2 ऐसे हैं, एक ऐसे के लिए आप 15 से 20 या 20 से 25 मिनट भी दे सकते हो डिसाइड करने के लिए कौन-सा सिलेक्ट करना है। अब मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी ऐसे के लिए, मुझे कंटेंट की तो मुझे पता है मैं बना लूँगा। मुझे चाहिए एग्ज़ाम्पल, मैं ऐसे चुनता हूँ जिसके एग्ज़ाम्पल मेरे पास भर-भर के हैं और हर डायमेंशन के मेरे पास एग्ज़ाम्पल हैं। उसके राजनीति के एग्ज़ाम्पल होना चाहिए मेरे पास, उसके इंट्रो के लिए मेरे पास कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, उसके आर्थिक क्षेत्र के लिए मेरे पास कोई एग्ज़ाम्पल होना चाहिए, पर्यावरण के लिए होना चाहिए। अगर व्यक्ति केंद्रित कोई एग्ज़ाम्पल दे सकूँ, तो व्यक्ति केंद्रित होना चाहिए। एक राष्ट्र के तौर पर कोई एग्ज़ाम्पल दे सकूँ, तो राष्ट्र के तौर पर, समाज के तौर पर। तो ये सभी एग्ज़ाम्पल याद करने की कोशिश करता था और जिस टॉपिक के लिए मेरे पास सारे एग्ज़ाम्पल हो जाते थे, उस टॉपिक को चुन के मैं उस ऐसे को लिख देता था। तो आपको भी यही कोशिश करना है। हाँ, ये हो गई हमारी बात। अब आती है हिंदी लिटरेचर के लिए। तो ऑप्शनल जो है हिंदी लिटरेचर लेने का कारण यही था कि बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहे थे। कराया भी गया था, तो लगा हिंदी लिटरेचर। तो अब एक ऑप्शनल को जब चुनो ना, तो ऑप्शनल को चुनते हमेशा खुद से पूछो कि आप उस ऑप्शनल में कैसे हो? आप उसमें कैसा परफ़ॉर्म कर सकते हो? और उसमें मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इस साल जो 2022 जो मतलब मैं सेलेक्ट हुआ, उसमें बाकी अच्छे मार्क्स मिले हैं। बल्कि कुछ ऑप्शनल में हिंदी लिटरेचर से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिले हैं। जैसे ज्योग्राफ़ी वालों को अच्छे मार्क्स मिले, पीएसआईआर को अच्छे मार्क्स मिले, हिस्ट्री को अच्छे मार्क्स मिले। हिंदी में 282 हाईएस्ट गया है। तो बाकी ऑप्शनल में भी मार्क्स मिल रहा है। बट कुछ ऑप्शनल फिर भी आपको जब ऑप्शनल डिसाइड करो तो 2-3 चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, उसका कंटेंट अवेलेबल है कि नहीं? कंटेंट फिर भी हिंदी में अवेलेबल हो जाता है, उसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं होती, उसकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है कि नहीं? तीसरा, उस सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं? जैसे सोशियोलॉजी ऑप्शनल हुआ, सोशियोलॉजी मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम में किसी के मार्क्स उतने अच्छे आ रहे हैं। तो थोड़ा-सा डिसाइड करते टाइम हमेशा याद रखना कि इन चीज़ों पर भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि उस क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो गोल है वो ये नहीं है कि अपने आप को सैटिस्फाइड करना या अपने आप पढ़ा लेना। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमेशा ये सोच के चलना मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। तो ऑप्शनल ही चूज़ करना। मैंने लिटरेचर लिया और लिटरेचर के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले हिंदी लिटरेचर में आपको एग्ज़ाम्पल्स याद करना होगा, बहुत अच्छे से याद करना होगा। अगर एग्ज़ाम्पल्स याद हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिसको आपको नहीं भी आता, उसको आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे और लिख के आ जाओगे। सेकंड चीज़, भाषा शैली पे थोड़ी-सी अपनी अच्छी पकड़ बनाना। तीसरी, टॉपर्स कॉपी को एनालाइज़ ज़रूर करना। जैसे रवि त्याग की कॉपी बहुत अच्छी है, विपिन दुबे सर की कॉपी बहुत अच्छी है, उन दोनों की कॉपी देखना। रवि त्याग सर के लिए आप पेपर 1 में देखना वो कैसे अटेम्प्ट करते हैं, विपिन दुबे सर कैसे पेपर 2 में व्याख्याओं को अटेम्प्ट करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। कोशिश करो जो व्याख्या वाला पार्ट है पेपर 2 में जो पद्य और गद्य की व्याख्या रहती है, उनको पहले से ही उनका एक जो सेटअप है वो बना के रख लो कि उसको जाके बस आपको पेपर में छापना है। क्योंकि कहीं न कहीं फिक्स क्षेत्र है कि उन्हीं से व्याख्या आती है। अगर आप पहले से एक पैटर्न बना के रख लोगे तो सीधे-सीधे छाप के आ जाओगे। अभी ऑप्शनल के लिए इतना ही बता सकता हूँ। तीसरा है इंटरव्यू को लेके बात करते हैं। तो इंटरव्यू जो था 2022 का मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं रहे, 154 मार्क्स थे। बट कुछ चीज़ें हैं जो इस साल मैंने इम्प्रूव की हैं, देखते हैं क्या होता है। रिज़ल्ट अभी आने वाला ही है, 1 महीने के अंदर आ जाएगा। होप सो अगर भगवान की कृपा रही तो काफ़ी कुछ सर्विस में चेंज हो जाएगा। बाकी अगर जो मुझे लगता था पिछली साल क्या था एक तो हमारा बैकग्राउंड बहुत हम्बल रहता है। ख़ासकर हिंदी मीडियम के बच्चों को हम ऐसे दे के आते हैं कि कभी-कभी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू दे रहे होते हैं, कि हमने कभी इससे पहले इंटरव्यू ही नहीं दिया होता है।
तो इतना नर्वस हो जाते हैं, जो हमको एक्चुअली में बताना चाहिए, वही हम बात बता नहीं पाते। तो कोशिश करना, बी नेचुरल, कुछ भी फेक करने की कोशिश मत करो, कोई हॉबी नहीं है, तो अपने जो ऑप्शनल से रिलेटेड कोई हॉबी क्रिएट कर सकते हो, तो वही क्रिएट करो। कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन मत करना, बहुत मुश्किल होगा उसको सैटिस्फाई करना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा पूछ लेंगे जो आप नहीं बता पाओगे। दूसरी चीज़, नर्वस बिल्कुल नहीं रहना है। जो आप मॉक इंटरव्यू बाहर देखते हो, जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जो आपको लगता है कि ये कुछ भी पूछ रहे हैं, ये कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ ऐसा नहीं है। जो अंदर का जो माहौल है, वो बहुत नेचुरल है। वो आपसे बेटा करके बात करेंगे, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, वो आपके जानना चाहते हैं। आप ये मत सोचना कि वो आपको क्वेश्चन आंसर करके पूछना चाहते हैं या कुछ भी। वो आपको मतलब आपकी जो बिहेवियर है, जो आप अंदर से कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, उसका नाम ही इंटरव्यू का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो जानना चाहते हैं। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे, तो उस क्वेश्चन को बदल देंगे, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। जहाँ आप आंसर दोगे, उसी पर आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप कुछ नहीं बोलोगे, तो आपको जानेंगे कैसे वो? उनकी कोशिश रहती है आपको जानने की। तो ये मत सोचना कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये भी नहीं पता है, वो क्या सोचेंगे, वो क्या सोच लेंगे, कुछ नहीं। वो आपको जानना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी को देखना चाहते हैं कि जब आप आंसर दे रहे हो, तो आप उस चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, आपके व्यूज़ कैसे हैं। कहीं न कहीं हमारी व्यूज़ में झलक जाता है कि अगर हम कुछ गलत सोच रखते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें समझ में आ जाता है कि इसके व्यूज़ ठीक नहीं है। ये मतलब एलिजिबल नहीं है कि एक प्रशासन में आ सके। अपने व्यूज़ में सुधार करना। कोशिश करना डिस्कशन करके अपनी बातों को और अच्छा करो। एक रूम में बंद होके मत रह जाना। इंटरव्यू के टाइम पे कोशिश करना कई लोगों से मिलो, कई टाइप के लोगों से मिलो और अपने व्यूज़ रखो। उनके व्यूज़ सुनो और देखो यार दोनों के व्यूज़ की तुलना करके। इंटरव्यू की जो तैयारी होगी वो आपकी डिस्कशन से ज़्यादा होगी, ना कि पढ़ के होगी। और तीसरा, इस पेज के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा, क्योंकि करंट अफ़ेयर्स के बारे में वो पूछ लेते हैं। जैसे 2022 के इंटरव्यू में मुझसे 26 जनवरी की जो परेड होती है, उसके मुख्य अतिथि के बारे में पूछा था कि वो क्यों आए थे, किस लिए आए थे, भारत को इससे क्या फ़ायदा हुआ, उनके देश को इससे क्या फ़ायदा होगा। म्यांमार इश्यू चल रहा था उस टाइम, उसके बारे में उन्होंने पूछा था, तो यहाँ आके आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। और न्यूज़पेपर में भी मेरा मानना है कि इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना, द हिंदू पर कोशिश मत करना, कहीं न कहीं एक प्रॉब्लमैटिक हो सकता है आपके लिए। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना और दूसरा मैगज़ीन से कवर करना। मैगज़ीन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अलग-अलग न्यूज़पेपर का कंपाइलेशन है और कोई भी एक मतलब किसी एक तरफ अगर झुका हुआ है वो पेपर न्यूज़पेपर, तो उस मैगज़ीन में उसको कवर करके सही दिशा में लाके आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये लगभग-लगभग सब हो चुका है इस पेपर के थ्रू का। एमपीपीएससी के बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं थोड़ा-सा एमपीपीएससी के बारे में बता देता हूँ। एमपीपीएससी का हमेशा याद रखना उसमें प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्री के लिए कम से कम 100 डेढ़ 100 टेस्ट दे दो। इतने टेस्ट दे दो कि आपके सामने से सब कुछ गुज़र जाए। फिक्स सिलेबस होता है। कहीं न कहीं अगर आपने 40 मतलब 100 को अगर पेपर दिए तो अगर 100 उसके क्वेश्चन लगा लो तो 10,000 क्वेश्चन्स होते हैं। अगर 10,000 क्वेश्चन आपकी आँखों के आगे से गुज़र गए, तो वहाँ आपके गलत नहीं होंगे। सेम मेंस की स्ट्रैटेजी एमपीपीएससी की तो बहुत अच्छा है, कि आपको फिक्स यूनिट कर दिए हैं, हर यूनिट का एक स्पेसिफिक सिलेबस है और मार्केट में हिंदी मीडियम के लिए यहाँ हिंदी मीडियम को फ़ायदा है, एमपीपीएससी में हिंदी मीडियम को फ़ायदा है कि हमारे लिए मटेरियल काफ़ी अच्छा है। तो वो बुकलेट ले लो, उस बुकलेट से पढ़ना स्टार्ट कर दो और आराम से मेंस का सिलेबस करो, यहाँ भी मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है। सेकंड चीज़ क्या है एमपीपीएससी में, जो मेंस होता है उसमें यूनिट फिक्स हैं, तो आपको पता कोशिश कर सकते हो, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ये किस यूनिट का क्वेश्चन्स है। जैसे मान के चलो 5 यूनिट का क्वेश्चन्स है और फिक्स है कि 1 यूनिट से 3 या 4 क्वेश्चन्स आना है। तो अगर किसी 5 यूनिट हैं, 4 यूनिट के सारे क्वेश्चन्स हो गए, 5वीं यूनिट का ये हो सकता है, ये 5वीं यूनिट का क्वेश्चन्स है, तो कुछ भी उसके बारे में 2-4 लाइन लिख के आ जाओ। तो हो जाएगा, एमपीपीएससी हो जाएगा। यही है प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना। याद रखना, यूपीएससी हो या एमपीपीएससी हो और चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, हमेशा प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। लोग बोलते हैं कि लक होना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि हाँ, इसमें जैसे-जैसे आप ऊपर की स्टेज में जाते-जाते हो, लक का फैक्टर बढ़ता जाता है। लेकिन मैंने हमेशा जो तैयारी की, वो कभी नहीं माना कि लक मेरे साथ है। मैंने कोशिश की कि मेहनत से उस अगर मेरे साथ लक नहीं है, तो मैं उन लोगों के बराबर आ सकूँ वो जिनके पास ज़्यादा लक है और उस लक के लिए मैंने उतनी मेहनत की। तो कोशिश करते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इतना ख़ास, लोड लेने की ज़रूरत नहीं। जो बोले कि हिंदी मीडियम से नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। मटेरियल अपने सीमित रखना, इधर-उधर ज़्यादा भाग-दौड़ मत करना
और कोशिश करना कि अपने नोट्स बनाओ और तैयारी करो और किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड मत होना, हमेशा डिपेंड मत होना। खुद के अलावा बहुत मुश्किल है कि आपको कोई और इस एग्ज़ाम से निकाल सके। कोशिश करो, टॉपर्स को सुनो, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, सक्सेस हो। तो अब आपके क्वेश्चन्स ले लेते हैं। मुझे लगता है मैंने लगभग काफ़ी टाइम ले लिया है, लेकिन 10-15 मिनट आपके क्वेश्चन्स लेते हैं, फिर उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। कोचिंग लगाना ज़रूरी होता है क्या? तो मैं बता चुका हूँ, कोचिंग लगाना कोई ज़रूरत नहीं है। बिना कोचिंग के भी मैंने देखे हैं, हिंदी मीडियम से भी कई बच्चे हैं जो पास हुए हैं। अगर आप प्रीलिम्स का पेपर लगाओ, आपको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको अच्छा प्रॉपर गाइडेंस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन गाइडेंस की आती है। अब जैसे मैंने रिसोर्स बता दिए, ये रिसोर्स मुझे पहले नहीं पता थे। मैंने हो सकता है टॉपर स्टॉक सुनने में गलती की हो या मैंने खोजने में गलती की हो, लेकिन मुझे नहीं पता थे। अगर ये रिसोर्स मुझे पहले पता होते तो मुझे लगता है मुझे कोचिंग की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि कोचिंग से मैंने सिर्फ़ 3 चीज़ें सीखी, हिस्ट्री, ज्योग्राफ़ी और इकोनॉमी। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट हैं, मेंस के सारे सब्जेक्ट हैं, एसे हो गया या करंट अफ़ेयर्स हो गए या पॉलिटी हो गई, सब कुछ, गवर्नेंस हो गया, आईआर हो गया, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस टैग, ये सब मैंने खुद से किया। मैंने कहीं कोचिंग से कोई मदद नहीं ली। तो और जो स्ट्रैटेजी हो गई, जो मेरी, जो मैं बता रहा हूँ 90 प्लस अटेम्प्ट करना, ये सब कोचिंग नहीं सिखाएगी, आपको खुद से ही करना है। तो अगर कोचिंग लगता है आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं, अगर हैं, तो आप जॉइन करो, नहीं तो कोई कंपल्सरी नहीं कोचिंग जॉइन करना। यूपीएससी टाइम कम बचा है, बट इसी टाइम तो मैं तो हर बार करता हूँ। तो जो आपकी विज़न की पीटी 365 आई हैं, उनको 4 रिवीज़न करके जाना है हमें। फ्री के लिए टाइम कम बचा है, उससे कोई मतलब नहीं, बहुत टाइम है अभी तो। 3 महीने, मतलब 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने में आराम से आप कोशिश कर सकते हो। अगर आपके जीएस के कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हैं, तो पीटी 365 का 4 रिवीज़न लो। आज से ही टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट करो। कम से कम विज़न के तो कंप्लीट कर दो, उसके अभ्यास टेस्ट भी होते हैं, वो ज़रूर लगा लेना। कोशिश करो टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दो, उसका एनालिसिस कर लो और सीसेट के लिए कम से कम आज से डेली 1 घंटा निकालना, तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट की कौन-सी वेबसाइट यूज़फुल होती है? मुझे नहीं लगता कि आपको इतनी, मैं बोल रहा हूँ ना, रिसोर्स सीमित करना है। जब आपको ये मैगज़ीन में कवर करके दे ही दे रहे हैं, तो आपको नहीं करना है मेहनत, मत करो, इधर-उधर मत भटको। जो मैगज़ीन मिलेगी करंट अफ़ेयर्स की, वो उसमें सब कुछ आ जाता है, नहीं है ज़रूरत। ना आपको वो इंडिया ईयर बुक पढ़ना है, वो इतनी मोटी बुक आती है, लोग ले आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मैगज़ीन फ़ॉलो कर लो, किसी भी अच्छी कोचिंग की, करंट अफ़ेयर्स की, कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। गुड हैंडराइटिंग का कितना फ़र्क पड़ता है एमपीपीएससी में? तो एमपीपीएससी में तो इतने सारे आंसर लिखना रहता है कि आपकी कितनी अच्छी हैंडराइटिंग हो, वो आखिर में बिगड़ जाएगी। तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर बस पढ़ने में आना चाहिए, इतना नहीं कि पढ़ने में ही ना आए। कोशिश करो कि पढ़ने लायक हैंडराइटिंग लिख के आ जाओ। कोई दिक्कत नहीं हैंडराइटिंग की। आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? जो 2022 का था, वो काफ़ी, मतलब उलझा हुआ एक्सपीरियंस था। इस बार का काफ़ी, अभी तक तो मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी मार्क्स डिसाइड करेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का। नोट्स कैसे बनाएँ? तो प्री के तो शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा आपको, लक्ष्मीकांत से नहीं बनाना है। स्पेक्ट्रम के बना सकते हो, इकोनॉमिक्स के बना सकते हो, ज्योग्राफी, एनसीईआरटी उसी बुक में गोला लगा के और जैसे भी आपको पढ़ना चाहे कर सकते हो। करंट अफेयर्स के बुकलेट के कोई नोट्स मत बनाना, उसी बुकलेट को 4 रिवीजन करके जाना। हिस्ट्री के और इकोनॉमी के नोट्स, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, बाकी पॉलिटी और ज्योग्राफी की ज़रूरत नहीं है। अगर लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, तो लक्ष्मीकांत में ही मार्क कर लो इतना ज़्यादा उसको कि अलग से करने की ज़रूरत ना पड़े। आंसर राइटिंग में पॉजिटिव अप्रोच कैसे रखना चाहिए? तो यार, पॉजिटिव अप्रोच तो ऐसा है कि उसमें पूछ ही जब पॉजिटिव रहा है, तो उसका आंसर ही पॉजिटिव दो ना। तो पूछ रहा है जब विशेषताएँ, तो विशेषताएँ बताओ। अगर पूछ रहा है नेगेटिव, तो नेगेटिव बताओ। जनरली नेगेटिव बताने से बचना। अगर उसने नहीं पूछा, तो हमें ज़रूरत नहीं है उसको नेगेट करने की। अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या प्रीलिम्स दें या नहीं? देखो, अगर कुछ नहीं पढ़ा है, तो मेरा मेरा मानना है कि मत दो, अगर आपके पास अटेम्प्ट लिमिटेड हैं तो। अगर अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, तो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। सीसेट के लिए कोई डेडिकेटेड बुक नहीं है सीसेट के लिए। सीसेट सिर्फ़ और कोई बुक हो, तो मेरा मानना है उसको फ़ॉलो मत करो।
अभी 2000 जो 23 का प्रीलिम्स हुआ उसके सीसैट के आंसर कोई कोचिंग आज तक नहीं बता पाई है कि उसके आंसर्स क्या होंगे। तो मेरा मानना है 13, 14, 15, 16 ये 4 साल के पर प्रैक्टिस करो। मैथ पे तो मत करना, मैथ रीज़निंग उस साल ईज़ी आते थे। कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस करो, उनके आंसर देखो, छाँटो कि किस एक पॉइंट को यूपीएससी अपने आंसर के लिए सही मानता है। आप उस पॉइंट पे पहुँचना स्टार्ट करो, तो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होंगे और मैथ के लिए इस बार के पेपर के हिसाब से जो लेवल लगा है, तो उसी हिसाब से आप टॉपिक छाँटो और उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बुक तो मत ही लो। यूट्यूब पे सर्च करके देख लो उन टॉपिक्स को, जैसे मैथ और रीज़निंग के वो टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करो। बुक से मुझे नहीं लगता उतना काम हो पाएगा आपका। सोशल साइंस से क्या मतलब है आपका? यूपीएससी में सोशल साइंस तो कुछ है नहीं सब्जेक्ट। जो एमपीपीएससी में डिमोटिवेशन आ रहा है, डिमोटिवेशन कुछ नहीं है। देखो, अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, मैंने ये तैयारी क्यों स्टार्ट की थी, मैंने इस तैयारी के लिए क्या-क्या छोड़ा है, तो डिमोटिवेशन कभी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो उठो और फिर से तैयारी करने में जुट जाओ यार। जब चुना है ये रास्ता तो हार क्यों मानना है? जब जब अटेम्प्ट खत्म हो जाएँगे, जब देखेंगे अभी तो बस तैयारी करना है, बिना सोचे-समझे तैयारी ही करना है। आप प्री निकाल रहे हो इसका मतलब आप और भी कई लगातार अगर प्री निकाल रहे हो, मेंस दे रहे हो मतलब आप कई लोगों से अच्छे हो। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक जो रह जा रही है मेंस में, अगर आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप को और अच्छा बनाओगे तो कहीं न कहीं अच्छे होगे। देखो मोटिवेशन के लिए एक्सटर्नल सोर्स मत ढूँढना। हमेशा मोटिवेट अपने अंदर से रहो। जैसे लोग शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं यूट्यूब पर और इन पर इंस्टाग्राम पर, तो मुझे लगता है वो उससे बकवास चीज़ कुछ नहीं है। मोटिवेशन हमेशा खुद के अंदर से आती है। अब जैसे वो मोटिवेशन वाले प्रोग्राम मैंने एक बार ट्राई किया 1-2 बार देखने का, उनको देख के ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया। मुझे लगा कि यार ये कि लोग कितना अच्छा कर ले रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? तो उस डिमोटिवेट होने से अच्छा उनसे खुद के अंदर से मोटिवेशन लाओ कि यार ये तैयारी क्यों शुरू की थी? खुद के लिए की थी, अपने घर-परिवार को मतलब एक सोशल स्टेटस दिलाने के लिए कि जो परिवार के लोग हैं, समाज में उनका नाम हो, हम कुछ देश के लिए कर सकें। जिसके लिए ये तैयारी स्टार्ट की थी, अगर वो ध्यान में लाओगे, तो डिमोटिवेट कभी नहीं होगे। होगे भी तो अपने आप उससे उभर आओगे। स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें? देखो कंसिस्टेंसी से मतलब होता है कि आपका ग्राफ ना 0 के नीचे नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए दिन में। जैसे हफ्ते में ऐसा कभी नहीं होगा कि आप रोज़ 10 घंटे पढ़ाई करो। कभी 10 भी होगी, कभी 7 भी होगी, कभी 5 भी होगी, कभी 6 भी होगी, कभी 2 भी होगी। अगर ये लगातार चल रहा है ना, तो वो कंसिस्टेंसी है। उसके बारे में मत सोचो इतना ज़्यादा। जिस दिन 2 घंटे, उस दिन ये मत सोचना कि मैंने 8 घंटे क्यों पढ़ा? ये सोचना कि अगर मैं 0 पढ़ता, उससे तो मैंने कम से कम 2 घंटे पढ़ लिया। तो वो अप डाउन ग्राफ होता रहता है आपका, तो उसके बारे में टेंशन नहीं लो। दूसरा कोशिश करो हाँ, एक चीज़ हमारा रह गया कि रिवीज़न कैसे करें? अभी ये किसी ने पूछा भी नहीं। तो रिवीज़न करने का सबसे अच्छा तरीका है, आज जो आपने पढ़ा, अगले दिन सुबह उठो और 2 या 3 घंटे में जो आपने पूरे दिन पिछले दिन में पढ़ा था, उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करो। हो सकता है स्टार्टिंग में आधा दिन चला जाए आपका, लेकिन आप धीमे-धीमे करके इसको 2 घंटे में ले आओगे, कि आपने जो पिछले दिन जो आपने सब कुछ पढ़ा है उसको आप 2 घंटे में रिवाइज़ कर सको। अगर ये करोगे और फिर यही चीज़ आपको हफ्ते के 7वें दिन करना है, यानी संडे को करना है, कि मैंने मंडे से लेके और सैटरडे तक जो पढ़ा है, उसको मैं संडे को पूरा रिवाइज़ करूँ। अगर ये रखोगे ना तो कंसिस्टेंसी अपने आप मेंटेन होती जाएगी। सिर्फ़ हफ्ते का रखना, अगर चाहो तो इसको महीने का भी कर सकते हो कि 25 दिन जो पढ़ा है, आखिरी के 5 दिन उसको भी करो। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी थी। महीने वाली जो थी वो एक टॉपर की थी, मैं नाम याद नहीं आ रहा। टीना रावी जो मैम थी, उनकी स्ट्रैटेजी थी। तो महीने वाली तो मैं फ़ॉलो नहीं कर पाया, हफ्ते वाली मैं फ़ॉलो कर पाता था। तो कोशिश करोगे तो इससे कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी आपकी। कैसे जानें कि यूपीएससी के लायक हैं कि नहीं? अटेम्प्ट दे लो, पता चल जाएगा। 6 अटेम्प्ट हैं तो क्या 1 अटेम्प्ट यूपीएससी प्रीलिम देखने के लिए दे दें? नहीं, 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 बिल्कुल गलती मत करना। ये देखने के चक्कर में ही मेरा पहला जो अटेम्प्ट था खराब हुआ था। वो अभी आपको लगेगा कि यार ठीक है, दे ले रहा है, 6 अटेम्प्ट तो हैं, कौन जाएगा 6वें तक। लेकिन जब सर्विस को अपग्रेड करने की बारी आती, तब आपको ये एक-एक अटेम्प्ट बहुत मायने रखता है। आपको लगता है कि आप थक चुके हो। जैसे अब मैं अभी आईआरएस हूँ, इस साल मैंने प्रॉपर आईएएस, आईपीएस के लिए एग्ज़ाम दिया है। अगर इस साल गलती से आईपीएस मिलता है, तो पता नहीं मैं अगला एग्ज़ाम देने लायक मेरी इतनी स्ट्रेंथ है कि नहीं, जो मेरा 5वाँ अटेम्प्ट होगा, जिसके लिए मैंने यूएल लिया है।
वो देखना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो अब मुझे डर लगेगा कि मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट हैं प्रॉपर आईएएस बनने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ कोई भी मतलब सर्विस चलेगी तो दे लो, बाकी मेरा नहीं लगता कि बिना तैयारी के आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। जो तैयारी के साथ अटेम्प्ट देते हैं, तो वो पहले अटेम्प्ट के लिए जो बहुत पढ़ाई होती है, वो बाकी अटेम्प्ट के लिए आप कभी नहीं कर सकते हो। उतनी अच्छी पढ़ाई जो पहले अटेम्प्ट के लिए होती है, वो बाकी अटेम्प्ट में नहीं होती। तो कोशिश करो फुल फ्लेज तैयारी करके ही यूपीएससी का अटेम्प्ट दो। यूपीएससी को कभी कम मत मानना, कभी भी मत मानना अपने आप से कम। हमेशा आपके ऊपर ही है वो। अ कोशिश करो उसको डिकोड करने की और उस तक पहुँचने की। अगर आप उसके 50% में भी पहुँच गए, तो आप आईएएस बन जाओगे। 12th क्लास में हैं, यूपीएससी कैसे करें? अभी 12th कर लो यार भाई और कॉलेज कर लो। सेकंड अगर आप 3 ईयर का वो कोर्स करते हो डिग्री करते हो तो 3rd ईयर में सोचना, नहीं फाइनल ईयर में कॉलेज के सोचना। अभी तो आराम से लाइफ जियो मस्त। अब आईआरएस की ट्रेनिंग और प्रमोशन कैसे होता है तो यार मैं नहीं पता, मैं ट्रेनिंग से जॉइनिंग करके लीव पर हूँ अभी, ईओएल पर हूँ क्योंकि मुझे एक और अटेम्प्ट देना था। आपका डेली का स्टडी शेड्यूल कैसा रहता था? डेली का मेरा कोई शेड्यूल नहीं रहता था, मेरे फिक्स रहते थे टारगेट के मतलब जितना मन लगता था उतना पढ़ता था, मैं लोड नहीं लेता था कभी। ये मान के चलो लोड कभी भी नहीं लिया कि यार इतना करना था, इतना रह गया तो ठीक है बस करना था तो कर लिया। टॉपिक डिसाइड होते थे, खोलता था ये इतने 5-10 टॉपिक दिख रहे हैं, चलो आज ये 10 टॉपिक कर लूँगा। बस अगर वो हो गए तो ठीक है, 7-8 भी हो गए तो सुकून रहता था। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। जैसे सोशल मीडिया वाला डिस्ट्रैक्शन है तो यार इंस्टाग्राम तो कतई यूज़ मत करना। जब तक आप तैयारी कर रहे हो सिलेक्शन ना हो जाए कोशिश करो इंस्टाग्राम से बच के रहना। इंस्टाग्राम बहुत बेकार चीज़ है। उसकी जो रील्स आती हैं जो आप देखना चाहते हो वही रील्स आती जाएँगी और कब आपका 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे चले जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कोशिश करो यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री वो स सर्च हिस्ट्री पॉज़ कर दो तो जो उसकी फ़ीड आती है वो आना बंद हो जाएगी, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो और व्हाट्सऐप अपने लिमिटेड यूज़ करो। व्हाट्सऐप पे चाहो तो 2 नंबर ले सकते हो, 1 नंबर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए और दूसरा नंबर ये बाकी चीज़ों के लिए तो उसको कम यूज़ करो, फैमिली फ्रेंड्स वाले को यूज़ कर लो। यूएल टाइम कितने टाइम मिलता है? ये क्या करोगे यूएल की सैलरी यूएल में सैलरी नहीं मिलती है और ये छोड़ दो अभी। पीवाईक्यू कैसे एनालिसिस करना चाहिए, ठीक है। तो पीवाईक्यू में सबसे पहले उनको थीमों में डिवाइड करो। अगर प्री के हैं तो उनमें थीम देखो कि कौन-सी जैसे दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है या फिर विजयनगर का क्वेश्चन है या महात्मा गांधी के आंदोलन का क्वेश्चन है और तीसरी चीज़ देखो दूसरी चीज़ देखो कि वो उस क्वेश्चन को कैसे पूछ रहे हैं, मतलब वो जानना क्या चाहते हैं। जैसे अब आप देखोगे तो पॉलिटी में जो मूल अधिकार वाला है, उसमें वो फैक्ट नहीं पूछते हैं, वो जनरली पूछते हैं जो उसकी कोर थीम होती है, मतलब मूल अधिकार किससे संबंधित हैं, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा 11th क्लास की। तो वैसे आते हैं, तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली फैक्ट बेस्ड होते हैं 1940 के बाद के। तो और जैसे आपके आर्ट एंड कल्चर में जो बौद्ध और जैन धर्म से आ रहे हैं, ये आपकी थीम हो गई। लेकिन अब बौद्ध और जैन धर्म से वो क्या पूछ रहे हैं, उनकी पुस्तकें पूछ रहे हैं, उनके जो उपासक या जो रहते थे उनके अनुयायी, उनकी कौन-कौन सी पुस्तकें हैं, कौन-कौन सी लिखी हैं। तो ये आपको और छाँटना पड़ेगा और उस चीज़ पर अब आपको फ़ोकस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ऐसे। सेम मेंस में थीम में बाँटो और वो देखो कि वो किस चीज़ को फ़ोकस करके पूछते हैं। क्या जॉब के साथ यूपीएससी मैनेज किया जा सकता है? बहुत आराम से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डे बस ये है कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। जैसे अब मैं आपको बताऊँ, अगर कोई व्यक्ति 12-13 घंटे पढ़ के सिर्फ़ 4 या 5 या 6 घंटे का ले पाए मतलब मेन चीज़ होती है आप पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप पढ़ाई को उससे गेन कितना कर पा रहे हो। जैसे मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता हूँ। मेरी जनरली सोने की बहुत आदत है, मुझे नींद बहुत आती है, तो मैं आराम से 10 से 11 घंटे की नींद लेता हूँ। चाहे मेंस हो, चाहे प्री हो। तो लेकिन जब पढ़ता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ जब मैं पढ़ रहा हूँ तो उससे मैं गेन अधिक से अधिक कर जैसे 8 घंटे पढ़ के मैंने 6 घंटे का गेन किया तो वो काफ़ी है। बजाए इसके कि मैंने 10 घंटे पढ़ के और 6 घंटे का गेन किया। तो सेम अगर आप जॉब करते हो तो कोशिश करो कि वो 6 घंटे जो पढ़ने वाले हैं आपके उन 6 घंटे में से कम 5 घंटे का गेन कर सको, फ़ोकस के साथ कर सको। वही है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कैसे एनालाइज़ करना चाहिए? सिलेबस या प्रीवियस ईयर के साथ एनालाइज़ करो तो हो जाएगा बहुत अच्छे से।
आपने यूपी में आरओ कभी दिया है? नहीं यार, कभी नहीं दिया। आपकी रिवीजन स्ट्रैटेजी कैसी रहती थी? रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने अभी शेयर कर दी है। आपको आज का पढ़ना है, अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले उसको रिवाइज़ करना है, फिर अपने कोई नए टॉपिक की शुरुआत करना है। सर आपसे क्वेश्चन कहाँ पूछ सकते हैं? मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं उसकी लिंक अभी दे दूँगा और चाहो तो इंस्टा पर भी पूछ सकते हो, उसकी भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। मुझे लगता है कि लगभग-लगभग सारे क्वेश्चन्स हो चुके हैं, तो सेशन एंड करते हैं। चलिए अ, आपको जय श्री महाकाल, पुनः नमस्कार और बढ़िया अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई टेंशन नहीं है और सबसे बड़ी बात हिंदी मीडियम को कभी डिमीन मत करना, हम सेलेक्ट होते हैं, धीमे-धीमे करके आगे बढ़ेंगे, जो हमें जो गाइडेंस नहीं मिलता था, आप देखो देखते जाओ, धीमे-धीमे करके मिलना भी चालू हुआ, टॉपर्स भी सामने आएँगे और सबके चैनल और ट्राई करो सर्च मारो जो टॉपर्स हैं, उनके चैनल देखो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिलता रहेगा, लेते रहो, पढ़ते रहो, रिसोर्स अपने ज़्यादा मत बढ़ाना, बस याद रखना रिसोर्स लिमिटेड ही रखना। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कई सारी चीज़ें इकट्ठे करके ले आते हैं और सब कुछ फैला देते हैं, जो बोलते हैं ना फैलारा कर दिया बिल्कुल, सब कुछ फैला देते हैं और कुछ नहीं होता है। कोशिश करो कम रिसोर्स, अच्छी पढ़ाई, अच्छी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कभी मत छोड़ना, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, प्रैक्टिस हमेशा करते रहना। अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखो, एग्ज़ाम क्लियर होगा, बहुत अच्छे से होगा, सक्सेस पाओगे। ठीक है? चलिए नमस्कार।